नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल चंद के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु ने मंडी जिला का दौरा कर मंडी संसदीय क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा। तीसरे नवरात्रि पर जिला कांगड़ा के तीनों शक्तिपीठों में 27,000 श्रद्धालुओं ने भरी हाजिरी। एचआरटीसी पेंशनर मंच ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। समय पर पेंशन न मिलने से परेशान व गुस्साए पेंशनर्स 18 अक्टूबर को शिमला ओल्ड बस स्टैंड पर करेंगे धरना प्रदर्शन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल चंद के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन से सटी सीमा की दिक्कतें कुशाल जानते हैं, वह यहां की प्राथमिकताओं को पूरा करेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी कुशाल चंद ने कहा कि किन्नौर की सीमा चीन के साथ लगती है। एक फौजी होने के नाते वह अच्छी तरह से जानते हैं कि देश का सामरिक रूप से ताकतवर होना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुन लिए जाने के बाद वह इस क्षेत्र की प्राथमिकताओं को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले जब किन्नौर आ रहा था तो चुनाव की घोषणा हो गई और आचार संहिता लग गई, ऐसे में रास्ते से ही लौटना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश का एक समान विकास किया है और विकास कार्यों के दम पर भाजपा चुनाव जीतेगी। लोकसभा को 2 बार जीता और 4,05,000 वोटों से हमने जीता था इस लोकसभा को। और अब की बार भी निश्चित रूप से जहां हिमाचल में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार, यहाँ के जितने भी उपचुनाव है ये चुनाव हम जीतेंगे। और किन्नौर के लिए विशेष तौर से जो हॉर्टिकल्चर में हमने एप्पल के लिए जो एक 50 करोड़ के एक प्रोजेक्ट की स्वीकृति ली है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। और ऐसे में किन्नौर का सेब जो है पूरे देश और पूरी दुनिया में अलग पहचान के साथ जाना जाता है, उसमें और ज़्यादा हम आने वाले समय में हम काम करने की स्थिति में हो पाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ कांग्रेस के लोग हताश हैं, निराश हैं, चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभा सिंह खुद ही कह रही थी कि वो तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको झोंका गया है। और उसके पीछे क्या राजनीति है उस पर मैं ज़्यादा भी नहीं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता क्या करना चाह रहे हैं, क्या राजनीति है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि राजनीति में मंडी लोकसभा क्षेत्र में अब हालात बदले हुए हैं, परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। पहले की मंडी और आज की मंडी लोकसभा में बहुत अंतर है। और यहाँ किन्नौर की अगर मैं बात कहूँ कि किन्नौर में भी जहाँ विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हमने इस विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत की और विकास को नहीं रुकने दिया और लगातार इस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से सहयोग देते रहे हैं। अभी भी मेरा कार्यक्रम निर्धारित था यहाँ आने का, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसी दिन आचार संहिता लगी, जिसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार थे और बहुत सारे डेवलपमेंट की हमने यहाँ पर घोषणाएँ करनी थी, वो बातें रह गई। उसके लिए हम चुनाव के साथ जो है ब्रिगेडियर साहब को साथ लेकर के सांसद के रूप में लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद यहाँ के विकास की बात को आगे करेंगे। और हमारे साथ में पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष है, ये भी आर्मी बैकग्राउंड के हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आर्मी के बैकग्राउंड के हो गए हैं, तो इसलिए पूरा पार्टी जो है ऐसे लोग जो अपने जीवन में ईमानदारी से काम करते हुए पहचान बनाने में सफल हुए हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। इस दृष्टि से मंडी लोकसभा क्षेत्र से ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे और शानदार जीत होगी। एक तो हिमाचल के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है जब एक लोकसभा का उपचुनाव और 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और कुल मिलाकर के
लगभग नहीं 20 विधानसभा क्षेत्र जो है वो चुनाव के दौर में से गुजर रहे हैं। और मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हिमाचल प्रदेश में बनी है, हर परीक्षा में हम सफल हुए हैं। हमने लोकसभा का चुनाव 2019 का पहला परीक्षा का दौर वो था, उसमें 4 सीटें जीती। 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। उसके बाद 2 उपचुनाव हुए, धर्मशाला और पच्छाद, दोनों उपचुनाव जीते। पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव जीते। नगर परिषद, नगर निगम और सारे जितने भी चुनाव हुए स्थानीय निकाय के, वो उसमें भी जीत हासिल की। कोविड का बहुत बड़ा दौर जो हमने पिछले 2 सालों से जिसको हम झेल रहे हैं, पूरी दुनिया झेल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार की थी। उसमें भी हमने बेहतर काम करने की कोशिश की और आपने इस बात को भी देखा होगा, कोविड को मैनेज भी किया। और मैनेज करने के साथ साथ में हिमाचल जैसे स्टेट में जहां भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन है, वहां हमने सफलता हासिल की कि वैक्सीन का पहला डोज जो एलिजिबल हमारी कैटेगरी थी, उसके लिए जो है पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया। उसमें भी हम सफल हुए। अब यहाँ एक परीक्षा का दौर, ये उपचुनाव आ रहे हैं और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से उपचुनाव मंडी लोकसभा का भी जीतेंगे और उसके बाद 3 विधानसभा के उपचुनाव जो है उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित रूप से होगी। और जहाँ तक मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात कहें, आज हम किन्नौर में यहाँ आपके बीच में आए हैं और यहाँ ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर हमारे मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपने फौजी होने के नाते, एक अधिकारी होने के नाते फौज में एक बहुत महत्वपूर्ण कारगिल का युद्ध में इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। कारगिल के युद्ध में विजय हासिल करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इनको एक बार नहीं अनेक बार सारी चीज़ों को लेकर के अपने जीवन में सम्मानित होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ईमानदार आदमी और आर्मी का अधिकारी और कारगिल पर विजय करने वाला अधिकारी, वो हमने इस चुनाव में उतारा है। तो मुझे पूरा भरोसा है हिमाचल प्रदेश की जनता पूरा सहयोग देगी और निश्चित रूप से इस लोकसभा को हम जीतेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव हिमाचल प्रदेश सी पाल रासू ने मंडी जिला का दौरा कर मंडी संसदीय क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने करसोग, सुंदरनगर, नाचन और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में सुंदरनगर में स्थापित मतदान केंद्र और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने सुंदरनगर, भला, मंडी और पद्धर के संबंध में कुछ मतदान केंद्रों में मिलने वाली सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता की भी जाँच की। उन्होंने जिला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के गोदाम का निर्माण कार्य का भी जायजा लिया और कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों में शारदीय नवरात्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिला कांगड़ा के विभिन्न शक्तिपीठों में तीसरे नवरात्र पर भारी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचे। तीसरे नवरात्र पर जिला के तीनों शक्तिपीठों में करीब 27,000 श्रद्धालु ने हाजिरी भरी। ज्वालामुखी मंदिर में 10,000 श्रद्धालु ने माथा टेका, जबकि नंदिकेश्वर धाम चामुंडा में 1900 श्रद्धालु पहुंचे। ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में सबसे अधिक 15,000 श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं को कोविड नियमों का पालन करते हुए दर्शन करवाए गए। वहीं राजधानी शिमला के मंदिरों में भी नवरात्रों के पावन अवसर पर श्रद्धालु मां के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर बारी आने पर मां के दरबार में नतमस्तक हुए। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं इतने जानना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के सभी जो भक्त हैं, सभी प्रदेशवासी के साथ साथ नगरवासी के साथ साथ प्रदेशवासी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ कि जो लोग नहीं भी आ पा रहे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से वो घर में बैठ के दर्शन करें। जो अशक्त है, जैसे जो सीनियर सिटीजन है, वो नहीं आ पा रहे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से घर के बैठ के वो पुण्य अर्जन करे। और रही बात प्रदेश सरकार ने जिस तरह से SOP लगाए, देखो उन्होंने कुछ ठोस कदम इसलिए उठाए कि बढ़ते बीमारी को आगे फैलने ना दिया जाए। बच्चे से लेकर बड़े से लेकर जो भी है अशक्त जो है वो आना है, जो बीमार लोग हैं वो घर में बैठ के आपके चैनल के माध्यम से माँ के दर्शन करें, पूजा अर्चना करें, उतना ही फल मिलेंगे जितना कि दर्शन करने से
या आपके चैनल के माध्यम से घर में बैठ के दर्शन करने से उतने ही उनको पुण्य मिलेगा। और पहले बात यह है कि पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रहेंगे, सरकार कदम उठाएगी, सब लोग प्रदेशवासी स्वस्थ रहें, इसलिए सरकार ने कदम उठाए। और जहाँ तक आज है नवरात्रि के तीसरे माँ दुर्गा के तीसरे रूप है जो चंद्रघंटा के रूप में माना जाता है, उन्हीं की आज पूजा अर्चना हुई जी। नवरात्रि जब आते हैं, नवरात्रि का मतलब कि अश्वमेध यज्ञ बराबर होता है जी। ये जो पुण्य जो है अश्वमेध यज्ञ करने से जितना फल मिलता है उतना ही नवरात्रि के दिन में उतना ही फल मिलता है। शारदीय नवरात्रि के शुरू होते ही बाजारों में सब्जी व फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिस कारण आम आदमी की पहुंच से फल और सब्जियां दूर होती जा रही है। खाद्य वस्तुओं के बढ़ते दामों के कारण आम जनता बेहद परेशान है। वहीं किसानों को अपने उत्पाद का वाजिब दाम न मिलने पर शिमला सब्जी मंडी में एक किसान ने इसके लिए पूरे सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान सब्जी मंडी में किसान और आढ़ती के बीच कुछ समय के लिए हल्की नोकझोंक भी हुई। शारदीय नवरात्रि के शुरू होते ही बाजारों में सब्जी व फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। यदि फलों की बात की जाए तो दाम दोगुने हो गए हैं। केला जो 60 रुपए दर्जन बिकता था अब 80 और 100 रुपए में बिक रहा है। संतरा 80 रुपए प्रति किलो, अमरूद अनार 100 रुपए में मिल रहा है। दामों में उछाल न केवल फलों में आया है बल्कि सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। टमाटर जो 20 से 25 रुपए किलो बिकता था अब वही 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। गोभी 50 रुपए, जबकि प्याज के दाम भी बढ़कर 50 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। आलू भी 30 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बरसात में अधिकतर सब्जियां खेतों में खराब हो गई है, जिस कारण मंडी में सब्जियां कम पहुंच रही है और यही कारण है कि दामों में उछाल आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 दिनों के भीतर जब बाहरी राज्यों से सब्जियां शिमला पहुंचेगी तब दाम अपने आप ही कम हो जाएंगे। देखिए आजकल ऐसा है कि पीछे जब बहुत ज़्यादा बरसात या बड़ी लंबी बरसात होने की वजह से सब्जियां जो हैं, काफ़ी सारी सब्जियां जो हैं वो खेतों में ख़राब हो चुकी हैं। इसलिए सब्जियों जो मंडी में है सब्जी बहुत कम आ रही है। मटर लगभग गायब के बराबर ही है। अगर आ भी रही है अच्छी मटर का रेट जो है 140-50 रुपये किलो है। गोभी 50 रुपये किलो बिक रही है, बंद गोभी 30 रुपये किलो, फ्रांसबीन 40 से 50 है, घिया 20 रुपये 25-30 रुपये किलो बिक रहा है और टमाटर जो है वो भी आज 60 रुपये किलो हो गया। तो आने वाले दिनों में ये है कि अभी तक 15-20 दिन तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है, क्योंकि अब धूप निकलनी शुरू हुई है तो 15-20 दिन थोड़ा सब्जी में सुधार होने में लग जाएंगे। 15-20 दिन के बाद अब पंजाब से नई फसलें आने वाली हैं, तभी जाके कहीं सुधार होगा। दिवाली के आसपास जो है रेट थोड़ा गिरने की संभावना है। हाँ, ग्राहकों में नेचुरली है, जो किलो लेने वाला वो आधा किलो या 250 ग्राम ले रहा है। सब्जियाँ बिक भी कम रही हैं बाज़ार में, वैसे भी मतलब मंदा छाया हुआ है। कोई सब्जियाँ ज़्यादा महंगी होने की वजह से बिक भी नहीं रही हैं, आ भी नहीं रही हैं और बिक भी नहीं रही हैं। वहीं सब्जी खरीदने आए ग्राहकों ने कहा कि किसानों और आढ़तियों के बीच दामों को लेकर गड़बड़ घोटाला हो रहा है। लोगों का कहना है कि किसान जो सब्जी 10 रुपए में बेच रहा है वही सब्जी परचून में 40 रुपए किलो बिक रही है। 40 से 30 है। संतरा मार्केट में आया 80 रुपए है जो संतरा है। तो इस तरह से केला भी ले लो तो 80 रुपये के हिसाब से है। दूसरी सब्जियां बीन वगैरह भी 40 रुपये है, जबकि अब तो सीज़न है इसका, लोकल प्रोडक्शन है इसकी, तो हमें समझ नहीं आ रहा। और किसानों से 10 रुपये के लगभग ला रहे हैं, तो 30 रुपये का जो बीच में मार्जिन है ये कहाँ जाता है। कंज्यूमर हम तो 40 रुपये ले रहे, किसान 10 रुपये दे रहे, तो ये 30 रुपये का प्रॉफिट जो है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे इस ठेले तक पहुँचते पहुँचते बीच में गायब होता है। तो हम चाहते हैं कि जो बीच का जो इसमें जो आड़त का मार्जिन है वो एक लिमिटेशन फिक्स होनी चाहिए, और जो यहाँ से अगर बाहर सब्जियाँ जाती है लोकल, उसकी लोकल यहाँ डिमांड होती है, वो यहाँ सेल होनी चाहिए, वो ये लोकल मार्केट में आनी चाहिए। तो ये ऐसा भी नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है कि जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है वो लोकल ही यहाँ आए और उसका जो दाम है वो लिमिट में रहे। वहीं एक अन्य खरीदार महिला ने बताया कि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिसका असर उनके रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ रहा है। सब्जियों का तो ज़्यादा है, बजट में तो बहुत फर्क पड़ रहा है, मुश्किल होता है घर में इस चलाना। थोड़ी सस्ती होनी चाहिए सब्जी थोड़ी। हाँ जी, अब रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि अब त्यौहार भी आ रहे हैं ना, इसलिए फिर मुश्किल पड़ रही है। अभी हम भी रोज़ाना सब्जी ले, कभी कभी ले पाते हैं अब ऐसा करके। हाँ जी, सब्जी महंगे हुए हैं। हाँ जी, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, अकेले बंदे को तो मुश्किल हो जाता है चलाना। हाँ जी, सभी सब्जियां 30 और 40 रुपए से ऊपर ही बिक रही है। वहीं शिमला सब्जी मंडी में दामों को लेकर किसान और आढ़ती के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई।
जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने मंडी संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रामपुर के पंचायत समिति हॉल में नोडल अधिकारियों एवं सेक्टर अधिकारियों के साथ बैठक कर उपचुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से पूर्ण करने के संबंध में की जा रही तैयारियों एवं प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुरूप मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है, जिसके तहत स्वच्छता, शौचालय सुविधा, पेयजल उपलब्धता और दिव्यांग जनों को प्रदान की जाने वाली सुविधा एवं समुचित विद्युत व्यवस्था शामिल है। आदित्य नेगी ने सभी अधिकारियों को आवंटित मतदान केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध करवाने के कड़ाई से निर्देश दिए। एचआरटीसी पेंशनर संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समय पर पेंशन न मिलने से परेशान व गुस्साए पेंशनर्स अब आगामी 18 अक्टूबर को शिमला ओल्ड बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल परिवहन पेंशनर समस्या समाधान मंच के संयोजक अशोक पुरोहित का कहना है कि पेंशन के लिए हर महीने परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेंशनर मंच ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनको नियमित तौर पर पेंशन नहीं मिली तो मजबूरन सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अशोक पुरोहित ने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर कई बार मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ हासिल नहीं हुआ है। इसलिए अब अपने हकों के लिए मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एचआरटीसी पेंशनर मंच के संयोजक अशोक पुरोहित ने कहा कि एचआरटीसी पेंशनर को पेंशन के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 1 साल तक भटकना पड़ता है, उसके बाद जाकर पेंशन शुरू होती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में एचआरटीसी ने बेहतर कार्य किया, वहां भी बसें पहुंचाई जहां अन्य बसों का संचालन नहीं हो रहा था। पुरोहित ने कहा कि अपनी पेंशन की समस्या को लेकर वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को शिमला ओल्ड बस स्टैंड में सभी पेंशनर व कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि सरकार बात नहीं मानती तो उन्हें आमरण अनशन या आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ेगा। 18 तारीख को निगम मुख्यालय के बाहर धरना होगा और उसमें हम अपनी मांगों को लेकर के सारा दिन भर धरना देंगे। वहाँ प्रथम चरण में, संघर्ष के प्रथम चरण में। उसके बाद हमारी जो प्रदेश कार्य समिति है क्या निर्णय लेती है, उसमें आमरण अनशन भी हो सकता है, उसमें और कोई रेमेडी भी हो सकती है। लोग तो आत्मदाह तक करने को तैयार हो गए हैं, जिनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो हम सरकार को कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशील होकर के हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों की समस्या का समाधान करे। अभी तक आश्वासन नहीं मिला, तभी तो आपकी कचहरी में आए हम। आश्वासन के सिवा और क्या मिला आज दिन तक? मिला होता तो आपकी कचहरी में क्यों आते हैं? सबसे पहले तो हमारी प्रथम मांग यह है कि हमारी पेंशन समस्या का परमानेंट समाधान होना चाहिए। हमें पूरी पेंशन जो सरकारी कर्मचारी को वर्तमान में मिल रही है उसके बराबर हमारी तत्काल पेंशन जारी हो, और जो एरियर है उसका 2015 के बाद का वो भी तत्काल दिया जाए। वो हमने कह दिया कि हम जिंदगी के इस पड़ाव पर हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो हम तो सड़कों पर उतरेंगे ना। 18 तारीख को सड़कों पर उतरने का हमने मन बना लिया है, वो तो हमने पहले आपसे कहा। दूसरे भत्ते तो भत्ते नहीं है, पेंशन ही नहीं मिली है। जो एडीए है वो पेंशन का पार्ट है, इसलिए वो पेंशन ही गिनी जाती है। 2015 से इन्होंने एडीए और इंटर्म रिलीफ के तो 4% दिया, 17% वो नहीं दी है। एडीए तो बाकी 19% एडीए नहीं दिया है। मैंने 9000 परिवार आपको बताए हैं, अभी 8000 परिवार इस वक्त प्रेजेंट पेंशनर हैं। शिमला मंडी नेशनल हाईवे 205 को सुचारू रूप से चलाने के लिए बन रहा वैली पुल 10 अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी और अधिकारी यहां पर दिन रात कार्य पर डटे हुए हैं। सुबह 7 बजे से काम शुरू हो जाता है, जो कि देर रात 11 बजे तक चलता है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुल को जोड़ने का काम किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग 180 फीट लंबे पुल को तैयार कर रहा है। इस पुल में 25 से 30 टन तक का भार उठाने की क्षमता होगी। ब्रिज का कार्य 90% पूरा कर लिया गया है और जल्द ही इस पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। शिमला मंडी नेशनल हाईवे 205 के भूस्खलन में धंसने के बाद घंडल से सड़क बंद होने से 8 जिलों की जनता परेशान है। 14 सितंबर को यहां पर हुई भारी बारिश के चलते रात को 9 बजे यहां पर नेशनल हाईवे धंस गया, जिसके बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी।
लोगों को लंबा चक्कर काटकर शिमला से लोअर हिमाचल के लिए जाना पड़ रहा है। सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी और लोक निर्माण विभाग को हाईवे को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि यहां पर बैली पुल का निर्माण किया जाए ताकि वाहनों की आवाजाही शुरू हो सके। वहीं हाईवे को पूरी तरह ठीक करने के लिए यहां पर मिट्टी की टेस्टिंग करने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपना काम शुरू किया। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता किशोर कुमार रावत का कहना है कि पुल को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते इस कार्य में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि ब्रिज का कार्य 90% पूरा कर लिया गया है और जल्द ही इस पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। 28 तारीख सितंबर को हमें सरकार के निर्देश हुए, विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देश हुए कि घंडल में जहाँ पे स्लिप आया हुआ है वहाँ पे बैली ब्रिज बनाना है। सरकार के दिशा निर्देशानुसार, विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार हमने यहाँ पर 29 सितंबर को विधिवत रूप से बैली ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू किया। मैकेनिकल डिवीज़न ढली यांत्रिक की जो टीम है, सरकारी जो हमारे टेक्नीशियन हैं, हमारे एसडीओज हैं, जेई हैं, उनकी ड्यूटी हमने यहाँ पर लगाई और यहाँ हमने 29 सितंबर को विधिवत रूप से यहाँ में अपना कार्य जो है शुरू किया। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने विभागीय तौर पर विभागीय कर्मचारियों की सहायता से पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करते हुए, लोगों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, पूरी निष्ठा से काम करते हुए आज हमने 10 दिन के बाद लगभग 90% कार्य जो है इस ब्रिज का पूर्ण कर दिया है और हमें उम्मीद है कि हम जो बचा हुआ 10% कार्य है उसको आने वाले 2-4 दिनों में मैकेनिकली जो है उसको पूर्ण कर देंगे। जो अबटमेंट और सिविल का जो ये काम किया गया है, यहाँ पे जो फाउंडेशन खोदी गई है, अबटमेंट बनाई गई है, बेड ब्लॉक बनाया गया है, ये B&R डिवीज़न धामी की तरफ से बनाया गया है और धामी डिवीज़न की तरफ से हमें जो है पूर्ण सहयोग मिला है। हम अपना मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इरेक्ट कर रहे हैं, इसको लॉन्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसको अपने हैंडओवर कर दें धामी डिवीज़न को, ताकि वो आगे की इसमें सिविल का जो छोटा मोटा काम बचता है उसको पूर्ण करें और हम जो है इसको इनको हैंडओवर करके सफलतापूर्वक जो है इनको दे दें। विभाग के अधिकारियों का भी निरीक्षण करवाएं ताकि जनता को जल्दी से जल्दी सुविधा प्रदान की जा सके। राजधानी शिमला के साथ लगती टुटीकंडी में लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक निजी भवन के साथ लगता डंगा कभी भी ढह सकता है, जिस कारण आसपास के भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि कच्ची घाटी हादसे से नगर निगम ने कोई सबक नहीं लिया है। लोगों का कहना है कि नगर निगम को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिमला की टुटीकंडी में 25 फीट का डंगा गिरने की कगार पर है, जिस कारण यहाँ रहे लोग खौफ की साए में जी रहे हैं। यहाँ पर एक निजी भवन है। जब यह भवन बनाया गया तो यहाँ काम के समय निकले मलबे को वहीं डंप किया गया और डंगे के अंदर मलबा भरा गया और अब यह डंगा कभी भी ढह सकता है। स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय पार्षद भी मौके पर पहुंचे और भवन मालिक को डंगा दोबारा लगाने को कहा। वहीं भवन मालिक द्वारा डंगे को नीचे से तोड़ा जा रहा है, जिससे डंगे के गिरने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। स्थानीय निवासी चंद्र शर्मा ने कहा कि रास्ते के साथ ही बने इस भवन के निर्माण के समय आरसीसी वॉल का डंगा लगाकर मलबा डंप किया गया, जो कि अब गिरने की कगार पर है। आरोप लगाया कि पिछले 1 महीने से नगर निगम और जिला प्रशासन को शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर यह डंगा गिरता है तो और भवनों को भी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कच्ची घाटी हादसे से नगर निगम ने कोई सबक नहीं लिया है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ भी वैसा ही हादसा हो सकता है। यहाँ पर मेरे पीछे एक मकान बनाया गया है, जिसके मलबा डंप किया गया एक आरसीसी वॉल के पीछे, जो कि 24 से 25 फीट की आरसीसी दी गई। ये काफ़ी समय से फूली हुई है। 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया मुझे कंप्लेंट किए हुए। कमिश्नर ऑफिस में भी कंप्लेंट हुई है, एपी ब्रांच में भी कंप्लेंट कर चुका हूँ। और अभी रिसेंटली जो कच्ची घाटी वाली घटना हुई है, उसके बाद भी अगर सरकार इतनी सीरियसनेस को देखते हुए नहीं जाग रही है, तो मेरे परिवार के लिए, आने वाले लोगों के लिए, और यहाँ से कई परिवार ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं और ये कभी भी ये घटना किसी दुर्घटना में घट सकती है। अब मेरे पास कोई सरकार की तरफ से तो कोई मेरे पास आ नहीं रहा जवाब। तो मेरे पास अब ये है कि मैं जाके कोर्ट में जाके इसमें स्टे लेके आऊँ
और कमिश्नर को भी पार्टी बनाऊं ताकि मुझे बताया जाए कि क्या इस तरह की कंस्ट्रक्शन कमिश्नर के और एपी के होते हुए पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो फिर तो ये सारा का सारा एक गोरख धंधा चल रहा है। अगर पॉसिबल नहीं है तो बिल्डिंगें किस तरह से अप्रूव हो रही हैं या फिर किस तरह से सारे काम हो रहे हैं, इसकी भी एक लिखित में मैंने उनसे प्रार्थना की है, जो मेरा उनके पास गया है, जो मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी उसमें लिखित में भी जवाब मांगा है, पर 1 महीने से ऊपर ना तो लिखित में जवाब आया है। लास्ट मेरे पास जो अल्टरनेट है वो कोर्ट का ही बचा है। वहीं स्थानीय पार्षद आनंद कौशल का कहना है कि ये डंगा गिरने की कगार पर है और जिस व्यक्ति ने ये डंगा लगाया है वो इसे नीचे से तोड़ रहा है, जिससे यहाँ खतरा बना हुआ है। इसके लिए नगर निगम के आयुक्त को भी सूचित किया गया है। उन्होंने नगर निगम से इस डंगे को तोड़कर दोबारा लगाने की मांग की है। इन्होंने डंगा दिया, हालांकि पता नहीं कौन इनका इंजीनियर कौन देख रहा है, ये डंगा ऐसे लग ही नहीं सकता इतनी बड़ी हाइट का। बरसात के दिनों में नीचे से पत्थर गिरना शुरू हो गए, इनको बोला गया कि इस डंगे को ऊपर से तोड़ना शुरू करो और नीचे तक जो है इसकी मिट्टी मुट्टी निकालो और डंगा तोड़ के दोबारा लगाओ। इन्होंने किसी की नहीं सुनी। जिनके नीचे दुकान है चंद्र भाई, उन्होंने कमिश्नर साहब को लेटर दिया, उसके बाद एपी को दिया, तो इनको नोटिस भी आया होगा, फिर भी ये नीचे से शुरू कर रहे हैं। और ये चलता रास्ता है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ 100-200 बंदे रोज डेली अप डाउन करते हैं, तो ये कभी भी गिर सकता है। और ये डंगा अभी भी नीचे से तोड़ रहे हैं, इनको कहा जा रहा है कि ऊपर से तोड़े, ये मना कर रहे हैं। नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए मैं तो कहूँगा, और अभी तक उन्होंने क्यों नहीं की। वो एपी को मैंने परसों ही फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं, शायद वो कच्ची घाटी में बिजी होंगे, उस वजह से नहीं उठा पाए हो। तो मैं फिर बात करूंगा उनसे कि इस पे एक्शन लिया जाए और तुरंत इस डंगे को ऊपर से खाली करवा के दोबारा डंगा लगाया जाए। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।